नमस्ते, मैं मालविका हूँ और आपके साथ भाषा शिक्षण के लिए शैक्षिक सामग्री पर बातचीत करूँगी। शैक्षिक सामग्री से जैसा स्पष्ट हो रहा है कि पढ़ाते समय हमें जिन सामग्रियों की ज़रूरत पड़ती है, कुछ विषय के बारे में सहज ही अनुमान लग जाता है कि किस प्रकार की शैक्षिक सामग्री होगी। भूगोल पढ़ा रहे हैं तो शायद नक्शा होगा, ग्लोब होगा और इस तरह की कुछ चीज़ें होंगी, मॉडल होंगे। यदि हम विज्ञान का कोई विषय पढ़ा रहे हैं तो उसमें मॉडल हो सकते हैं, बीकर हो सकता है और अन्य सामग्रियां हो सकती हैं। लेकिन भाषा शिक्षण के लिए कैसी शैक्षिक सामग्री होनी चाहिए या क्या है भाषा शिक्षण के लिए शैक्षिक सामग्री? देखिए, सबसे पहले तो ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि भाषा शिक्षण हमारी नज़र में क्या है या भाषा शिक्षण से हम क्या समझते हैं। यदि मैं एक प्रश्न पूछूं कि क्या पाठ्य पुस्तक की एक कविता पढ़कर या 4 कविताएं पढ़ करके क्या बच्चों को ऐसा लगता है कि हमने कविताओं के बारे में समझाने के लिए, दिखाने के लिए, उनकी विशेषताओं पर बात करने के लिए, कविता लिखवाने के लिए भरपूर मौके मिल जाते हैं? इसलिए हमें शैक्षिक सामग्री जो कि मुख्य सामग्री से अलग हो, हमें कई शैक्षिक सामग्री की ज़रूरत पड़ती है जो किसी भी भाषाई क्षमता को बढ़ाने के लिए, उसको विस्तार देने के लिए भरपूर मौके दे सके, बच्चों को प्रिंट समृद्ध वातावरण दे सके। इन सारी चीज़ों के लिए हमें भाषा कक्षा में भी शैक्षिक सामग्री की ज़रूरत पड़ती है, जिसके बारे में हम आगे आपसे बातचीत करेंगे और कुछ सामग्री आपको दिखाएंगे भी। तो सबसे पहले सिर्फ हम शैक्षिक सामग्री देखते हैं कि शैक्षिक सामग्री क्या है। क्या है शैक्षिक सामग्री? कक्षा में इस्तेमाल की गई कोई भी सामग्री तभी शैक्षिक सामग्री कही जा सकती है जब वह सीखने सिखाने में उपयोगी साबित हो, साथ ही उस कक्षा के किसी तय उद्देश्य को पूरा करती हो। तो मान लीजिए कि हमने अपनी कक्षा में एक लेख लिख करके लगा दिया, बुलेटिन बोर्ड है छोटा सा, हमने लेख लिख कर लगा दिया, लेकिन बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, कक्षा में बैठे हैं और उस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है या वो उसे पढ़ नहीं रहे हैं, तो क्या वो शैक्षिक सामग्री हुई? या आपने कक्षा में कुछ दिखा दिया लेकिन बच्चों को उससे रूबरू होने का, उससे पढ़ने का, उससे खंगालने का, देखने का, विचार करने का उस पर मौका नहीं मिला, तो क्या वो शैक्षिक सामग्री होगी? तो वह शैक्षिक सामग्री तभी कही जा सकती है जब वह सीखने सिखाने में उपयोगी साबित हो। बच्चे उस सामग्री पर अंतःक्रिया करें, पढ़ें, समझें, समझने की कोशिश करें, समझाने की कोशिश करें, प्रतिक्रिया दें, अर्थ गढ़ें, नए नज़रिए से देखें, प्रश्न पूछें, तब वो जाकर के सामग्री शैक्षिक सामग्री बनती है। इसीलिए किसी कक्षा विशेष या पाठ से जुड़ी हुई सहायक शैक्षिक सामग्री क्या हो, यह शिक्षक शिक्षिका द्वारा कक्षा विशेष के लिए तय उद्देश्यों पर ही निर्भर करता है। इसके अलावा हमें किन शैक्षिक सामग्रियों का इस्तेमाल करना है, यह तय होता है कि उस कक्षा के लिए जो हम टॉपिक ले रहे हैं, विषय ले रहे हैं और उस कक्षा के लिए जो हमारा पढ़ाने का उद्देश्य है, उसको देखते हुए हमें किस सहायक सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। यदि मान लीजिए कि हम हुदहुद पक्षी पर एक लेख बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो कि एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम में है, तो क्या उसके लिए हमें किसी और सहायक सामग्री की ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि उसमें हुदहुद का विवरण किया हुआ है। और यदि हम चाहते हैं कि बच्चों में ये भाषाई क्षमता का विस्तार हो, जहाँ वे स्वयं किसी चिड़िया का, किसी पक्षी का विवरण कर सकें, तो सिर्फ एक लेख पढ़ करके उनके पास वो सारी विवरण से संबंधित शब्दावली नहीं आ पाएगी, ढंग नहीं आ पाएगा और कोई एक निश्चित ढंग तो विवरण का है नहीं। तो क्या हम उनको 2-3 तरह के इस तरह के लेख पढ़ने के लिए दे सकते हैं जहाँ वो देखें
कि विवरण करने की कितनी तरह की शब्दावली होती है, ढंग होते हैं, शैली होती है। तो जब ये कई तरह के विवरणात्मक लेख बच्चे पढ़ेंगे जिसमें किसी पक्षी का विवरण किया हुआ हो, तो बच्चे और सशक्त होंगे उसको, उस लेख को समझने में और स्वयं ऐसा कोई लेख लिख पाने में। तो इस तरह से हमारे उस तय पाठ का उद्देश्य क्या है उस दिन कक्षा में, वह ये तय करता है कि मैं कक्षा में अन्य कौन सी शैक्षिक सामग्री लेकर के जा सकती हूँ या जा सकता हूँ। कक्षा में कई तरह की शैक्षिक सामग्रियों का इस्तेमाल किया जा सकता है और अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि हो सकता है कुछ पोस्टर हों जो हमने दीवारों पर लगा दिया हो सकता हो कोई छोटी पत्रिका हो जो पढ़ने के लिए हो, 2-3 बच्चे आपस में मिलकर उसको पढ़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो वो एक सामूहिक गतिविधि हो सकती है। वो एक व्यक्तिगत तौर पे बच्चे बैठ के पढ़ सकते हैं। तो ये सब भी हमारे उद्देश्य से तय होता है कि हम कब किसी सामग्री का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु आवश्यक यह है कि सामग्री बच्चों को सोचने, विचारने, अपनी समझ को परखने और समझ का विस्तार करने में सहायक हो। तो यदि हमने एक और लेख बच्चों को पढ़ने के लिए दिया है, तो क्या उस लेख को पढ़ते समय बच्चे खुद अर्थ बना पा रहे हैं, उसे समझ पा रहे हैं? कठिनाई आने पर उनके पास कोई तरीका है जिससे वो इस कठिनाई को सफलतापूर्वक से पार जा सके? यानी या पढ़ते समय कोई दिक्कत आ रही है तो मैं पीछे जा कर के पढ़ूँ और फिर देखूँ, दोबारा पढ़ूँ, या किसी शब्दावली का अर्थ या किसी शब्द का अर्थ नहीं समझ में आ रहा है तो क्या मैं संदर्भ से उस अर्थ को समझ पा रहा हूँ? तो इस तरह से वह सामग्री जब तक बच्चे उससे पढ़ करके खुद समझने का प्रयास करेंगे, जुड़ने का प्रयास करेंगे, तो वह अपनी समझ को भी परख पाएंगे और साथ ही अपनी समझ का विस्तार भी कर पाएंगे। भाषा की कक्षा में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री का इस्तेमाल होगा? तो भाषा की कक्षा में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री का इस्तेमाल होगा या नहीं होगा, यह शिक्षक शिक्षिका की भाषा शिक्षण की समझ पर निर्भर करता है। हो सकता है हमारी भाषा शिक्षण की समझ हमें इस मायने में सीमित कर देती हो कि हमें लगता हो कि पाठ्य पुस्तक में ये लेख है या ये कविता है और मेरा काम इस कविता को जाकर समझा देना है, इस लेख को जाकर समझा देना है और प्रश्न उत्तर करवा देने हैं। तो शायद मुझे किसी अन्य शैक्षिक सामग्री की ज़रूरत न महसूस हो। लेकिन यदि हमें लगता है कि हम जितने प्रकार के पाठ या जितने प्रकार की कहानी, कविताएं, लेख पढ़ने के लिए पठन सामग्री हम बच्चों को देंगे, भाषा के साथ उनकी सहजता और बढ़ेगी, वह अपने को बेहतर रूप से तैयार कर पाएंगे अभिव्यक्त करने में, चाहे वो लेखन के माध्यम से हो, चाहे वो मौखिक रूप से। यदि हम ऐसा मानते हैं और हम मानते हैं कि एक भाषाई समृद्ध भाषाई माहौल बच्चों को अपनी भाषाई क्षमता को विस्तार देने में और उसका विकास करने में सहायक होता है, तो फिर हमें अवश्य कई शैक्षिक सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये शिक्षक और शिक्षिका की भाषा शिक्षण की समझ पर निर्भर करता है कि आप कक्षा में किन सामग्रियों को लेकर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। इसके अलावा यदि किसी सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है तो कैसे और किन उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, यह भी शिक्षक शिक्षिका की भाषा शिक्षण की समझ पर ही निर्भर करता है। जैसे हमने एक हुदहुद लेख की बात की, हमने हो सकता है सालेम अलग की लिखी हुई किसी पक्षी का कोई विवरणात्मक लेख हमें मिला और मैं सिर्फ कक्षा में गई और मैंने कहा कि ये भी एक लेख है, इसे आप पढ़ सकते हैं, और मैंने रख दिया और मैंने कहा ये पुस्तकालय में है, आप पढ़ सकते हैं। तो कहीं शायद एक कमी रह जाती है जहां हम बच्चों को पूरी तरह से प्रोत्साहित नहीं कर पाते हैं जो सामग्री हम कक्षा में लेकर गए थे उससे जोड़ने में। तो हमें
उस सामग्री को कक्षा में इस प्रकार से पेश करना पड़ेगा कि बच्चे प्रोत्साहित हों उसे पढ़ने के लिए, उत्साहित हों और वो जानना चाहे कि इस लेख में क्या है। तो हो सकता है कि आप खुद ये बात कहें कि हमने इस लेख को पढ़ा है और मुझे बहुत मज़ा आया और उसमें मुझे इतनी नई चीज़ें जानने के लिए मिली और मुझे तो ये पता ही नहीं था कि शायद तोतों के भी कई प्रकार होते हैं। तो शायद ये कोई एक जिज्ञासा आप बच्चों में जागृत कर सकती हैं ताकि वो फिर उस शिक्षण सामग्री से या शैक्षिक सामग्री से जुड़े। सामग्री का इस्तेमाल कक्षा के संदर्भ पर भी निर्भर करता है कि कक्षा का संदर्भ क्या है, क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, कितने बच्चे हैं, उनके साथ हम किस तरह की गतिविधि कर सकते हैं। शिक्षक शिक्षिका की जैसे हमने अभी बात की, उनकी अपनी भाषा शिक्षण को लेकर क्या समझ है, उनका अपना साहित्य से क्या जुड़ाव है। ये कई सारी बातें हैं जो तय करती हैं कि भाषा की कक्षा में सामग्री का इस्तेमाल कैसे और किस तरह से किया जा सके। अब सामग्री चुनने के आधार क्या होने चाहिए? पहली बात कि शिक्षक शिक्षिका को यह स्पष्ट होना चाहिए कि वे किसी सहायक सामग्री का इस्तेमाल किस या किन उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम कोई सामग्री ले गए या हमें कुछ मिला या किसी ने कहा ये अच्छा है और हम अपनी कक्षा में ले गए और अलमारी में रख दिया या कहीं दीवार पर टांग दिया। लेकिन अगर बच्चे उससे जुड़ नहीं रहे हैं या हमें यह स्पष्ट नहीं है या बच्चों को यह स्पष्ट नहीं है, बच्चों को आपने ये स्पष्ट नहीं किया है कि किस उद्देश्य से आप इस सामग्री को कक्षा में लेकर आई हैं, तो फिर वह सहायक सामग्री बहुत प्रभावी नहीं रहेगी। तो जो उद्देश्य है वो आपको स्पष्ट होना चाहिए और किसी तरह वह उद्देश्य आपको बच्चों तक पहुंचाना चाहिए कि मैं इसे इसलिए लेकर आई हूं ताकि तुम इसे पढ़ो और इसमें इन बातों पर तुम ध्यान दे सकते। यदि शिक्षक शिक्षिका को सामग्री के इस्तेमाल का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है तो वह यह आंकने में असमर्थ रहेंगे कि कक्षा में उनके द्वारा इस्तेमाल की गई सामग्री उन उद्देश्यों को हासिल करने में सहायक रही या नहीं रही। तो बहुत जाहिर सी बात है कि मुझे स्पष्ट नहीं है कि मैं किस उद्देश्य से इसे कक्षा में लेकर गई हूँ और ना मैंने इस उद्देश्य को बच्चों को बताया, तो मुझे तो आंकने में सहूलियत ही नहीं होगी या मैं आंक पाने में असमर्थ रहूँगी कि ये सामग्री फ़ायदेमंद रही या न रही। अब प्रश्न उठता है कि शैक्षिक सामग्री किसके लिए? हो सकता है कि सबसे पहले जहन में आता हो कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो शैक्षिक सामग्री जाहिर है बच्चों के लिए होगी। लेकिन बच्चों को कौन पढ़ा रहा है? शिक्षक पढ़ा रहे हैं, शिक्षिका पढ़ा रही हैं, हम कक्षा में जाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या हमें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं? तो शैक्षिक सामग्री बच्चों के लिए भी होती है और शिक्षिका और शिक्षक के लिए भी होती है और उतनी ही आवश्यक होती है। सबसे पहले हम बच्चों के लिए शैक्षिक सामग्री की बात करते हैं। शैक्षिक सामग्री बच्चों की अवधारणाओं को बनाने और बढ़ाने में सहायक हो। अब पहले जो उदाहरण दिए गए हैं उसके आधार पर जो लेख और विवरणात्मक लेख और हुदहुद के लेख के बारे में जो बात हुई थी, तो वहाँ जब हम कोई शैक्षिक सामग्री ले जाते हैं, साथ में अन्य तरह के लेख ले जाते हैं, तो एक विवरणात्मक लेख है या विवरण करने की क्षमता जो बच्चों की है या जो उसको लेकर के एक अवधारणा है, तो जब वो कई तरह के लेख पढ़ेंगे तो उस अवधारणा में एक विस्तार होगा। तो ये बहुत आवश्यक चीज़ है कि जब हम शैक्षिक सामग्री लेकर जाएं तो वो सामग्री जो है वो बच्चों की अवधारणा को बनाने में और उसे बढ़ाने में सहायक हो। इसके अतिरिक्त उनकी क्षमताओं और कौशलों को बढ़ाने में मदद करे। यदि हम मौखिक क्षमता देख रहे हैं या हम उनके लेखन की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, तो उस बार बार उस लेख को पढ़ना, प्रतिक्रिया देना, सवाल पूछना, विशेषताओं को टटोलना उन्हें यह बताता है कि वे भी इन कौशलों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो लेखक ने अपनी लेख में किया है। बच्चे उसी का इस्तेमाल अपने लेख को लिखने में कर सकते हैं। तो इस तरह बच्चों की अपनी क्षमता और कौशल
का भी विस्तार होना चाहिए उन सहायक सामग्री या शैक्षिक सामग्री के द्वारा। कविताओं के पोस्टर, छोटी कहानियों के पोस्टर, जैसे हलीम चला चांद पर एक छोटी कहानी है कक्षा 1 की हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम में जो एनसीईआरटी से प्रकाशित हुई है। तो ऐसे कविताओं के पोस्टर हम अपने कक्षा की दीवारों पर लगा सकते हैं। ये एक प्रिंट समृद्ध वातावरण तैयार करता है कक्षा में, यानी कि बच्चा प्रिंट तभी नहीं देखता जब वह अपनी पाठ्य पुस्तक खोलता है। पूरे दिन जब वह अपनी कक्षा में बैठा है तो उसे अपने चारों तरफ पढ़ने की सामग्री नज़र आ रही है। जैसे मैं आपको एक पोस्टर दिखाती हूँ। यह पोस्टर आप देख सकते हैं कि ये एक कविता का पोस्टर है और इसमें कविता लिखी गई है। ये एक रोचक कविता है और इस तरह के कई पोस्टर एनसीईआरटी की जो प्राथमिक साक्षरता कार्यक्रम चल रहा है उन्होंने निकाला है, जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप इस पोस्टर को जब अपने कक्षा की दीवार पर लगाएंगे तो बच्चे ज़रूर आकर्षित होंगे। आप अपनी कक्षा का शुरुआत इस कविता को पढ़कर कर सकती हैं, बच्चों के साथ मिलकर इस कविता को पढ़ सकती हैं और फिर आप कह सकती हैं कि हमें मज़ा आया तो क्या हम इसे अपनी कक्षा में लगा दें ताकि हमें जब मन हो मैं इस कविता को पढ़ सकूं। और फिर बच्चों की सहायता से आप इसे किसी कक्षा की दीवार पर लगा सकती हैं। तो इस तरह के कई पोस्टर्स हैं तरह तरह की कविताओं के जो आप अपनी कक्षा में लगा सकती हैं, बच्चों के साथ पढ़ सकती हैं ताकि बच्चे उससे जुड़े, पढ़ें। और देखिए कविता के साथ साथ बहुत ही आकर्षक चित्र हैं, तो चित्र भी बच्चों को आकर्षित करते हैं। बच्चे चित्रों की बारीकियों को देखते हैं, आपस में दोस्तों के साथ उस पर बातचीत करते हैं। तो ये सब बच्चों को की कक्षा को एक प्रिंट समृद्ध वातावरण देता है। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ कि इसमें एक मज़ा है, एक आनंद है, एक जुड़ाव है, क्योंकि इसमें एक अर्थ है। बच्चे कविता का आनंद ले रहे हैं क्योंकि कविता कुछ बता रही है, उनको कुछ कह रही है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जो अनर्थक हो, जिसमें कोई अर्थ नहीं हो। तो इस तरह के प्रिंट समृद्ध वातावरण को बनाने के लिए पोस्टर्स की आवश्यकता हो सकती है और आप बखूबी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये एक चित्र का पोस्टर है और चित्र भी बच्चों को बातचीत करने का कई मौके देते हैं। हो सकता है इस चित्रों में बच्चे कोई कहानी ढूंढ पाएँ, कोई बारीकियों को देख पाएँ। तो जब वो कोई कहानी ढूंढते हैं तो उन्हें चित्रों में कोई तर्क नज़र आता है। यदि इसमें कई तरह के चित्र हैं कि कहीं कोई बर्तन लेकर बैठा हुआ है और कुछ बच्चे नज़र आ रहे हैं, महिलाएं कुछ कर रही हैं, और यदि उनको इन सभी छोटे छोटे चित्रों में आपस में एक संबंध नज़र आता है तो वो बच्चे तर्क कर पा रहे हैं, संबंध बना पा रहे हैं और इन क्षमताओं का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके ज़रिए उसका विस्तार कर रहे हैं। तो इस प्रकार आप चित्र पोस्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कक्षा में लगाने के लिए। लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि ये कक्षा को सजाने के लिए नहीं है, इनका एक उद्देश्य है और उद्देश्य यह है कि इसके ज़रिए बच्चे अपनी भाषाई क्षमता का विस्तार कर पाएँ। जिस तरह से यह एक छोटा पोस्टर है, चित्र पोस्टर है जंगल के जानवरों का, तो हो सकता है कि यदि हम जानवर से जुड़ी कोई कविता कर रहे हो या कोई कहानी पढ़ी हो और फिर हमने इस पोस्टर को लगाया या कक्षा में बच्चों को दिखाया और इससे जुड़ी हुई कोई गतिविधि हमने सोची, तो इस तरह से एक थीम पर या एक विषय को पढ़ाने के लिए, गतिविधियां करने के लिए हम अलग अलग सामग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसके लिए हमें खरीदनी ही पड़ेंगी चार्ट पेपर या पोस्टर्स? यदि आपको
खरीदने में सहूलियत नहीं है या आपको ये महंगी पड़ रही है, तो आप यहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं पोस्टर के इस्तेमाल का, और आप खुद ये काम कक्षा में बच्चों की सहायता से कर सकते हैं। जैसे आपके पास यदि इस तरह के पन्ने हों, ज़रूरी नहीं ये दोनों तरफ से सादे और नए पन्ने हों, हो सकता है वो एक तरफ से इस्तेमाल किया गया हो और दूसरी तरफ वो सादा हो। आप उन पन्नों को सेलो टेप से पीछे चिपका दें, या फिर आप उसको स्टेपल कर दें, या इस तरह से आप उसमें क्लिप लगा दें। और पाठ्यपुस्तक के अलावा उस विषय से जुड़ी हुई यदि आपने कोई कविता पढ़ी हो या बच्चों को कोई कविता आती हो, तो बच्चों के साथ मिलकर आप इसे बीच में रख के बच्चों के साथ मिलकर इस पे कविता लिख सकती हैं। बच्चे इस पे चित्र बना सकते हैं और फिर यही आपकी शैक्षिक सामग्री हो जाती है। वो पूरी प्रक्रिया ही एक सीखने की प्रक्रिया थी और उससे निकली हुई सामग्री फिर से एक शैक्षिक सामग्री बन सकती है और आप उसे कक्षा में प्रदर्शित कर सकती हैं, जहाँ बच्चे बहुत उत्साहित होते हैं अपनी लिखी हुई चीज़ों को पढ़ने के लिए। तो हमने कविताओं के पोस्टर देखे, हमने चित्र पोस्टर देखे, इसके अलावा बच्चों द्वारा लिखी गई कविता, कहानी, लेख आदि का इस्तेमाल हो सकता है। हो सकता है कि ये एक सामूहिक प्रक्रिया से निकली हुई सामग्री हो। यह भी संभव है कि किसी बच्चे ने अकेले बैठ कर के इसे लिखा हो। ये आपके पुस्तक कोना में जो किताबें हैं उसके संकलन का हिस्सा भी बन सकती हैं। तो मैं अब आपको बच्चों द्वारा लिखी हुई कुछ चीज़ें दिखाती हूँ और हम उस पर बात करते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं कि इसमें चित्र बना हुआ है और कक्षा 1 के बच्चे ने जो अभी लिखना सीख रहा है उसने अभी इसमें कुछ लिखा है। चित्र बनाने के बाद उसने अपनी शिक्षिका को बताया कि उसने चित्र में क्या बनाया है। उसकी बताई गई बात शिक्षिका ने बोल बोल कर इसी कागज़ पर लिखा है और फिर बच्चे के साथ उसे पढ़ा है। अब बच्चे को ये पता है संदर्भ कि ये मैंने चित्र बनाया है, मैंने क्या बनाया है और शिक्षिका को मैंने क्या लिखने के लिए बोला और शिक्षिका ने या मैम ने इसे यहाँ लिखा है। तो ये जब फिर कक्षा में लगा दी जाती है या फोल्डर में रख दी जाती है जहाँ बच्चे को पता है कि मैं दोबारा लेकर उसे पढ़ सकता हूँ, तो ये एक शैक्षिक सामग्री बन सकती है। इसी तरह बच्चों की लिखी गई कहानी को आप सिर्फ स्टेपल करके एक छोटी बुकलेट या कहानी जैसे बना सकते हैं। ये कक्षा में बच्चों द्वारा लिखी गई है कहानी और ये बच्चे पढ़ सकते हैं। इसी तरह ये एक दूसरी कहानी है जो बच्चों ने लिखी है, खुद चित्रांकन किया है, लाइनें खींची हैं और कहानी लिखी है। बड़े बच्चे भी इस तरह की कविताएं जब लिखते हैं या अपनी कक्षा की कोई पत्रिका निकालते हैं, वह सब एक शैक्षिक सामग्री बन जाती है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री होती है। आपने देखा कि बच्चों ने रंग और कागज़ का इस्तेमाल किया है, तो ये एक आपकी शैक्षिक सामग्री है। कुछ बच्चों के लिए पत्रिकाएं निकलती हैं, तो वो पत्रिका भी आपकी शैक्षिक सामग्री बन जाती है। जैसे NCERT एक बच्चों की पत्रिका निकालते हैं जिसका नाम है फिरकी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से पत्रिका, तस्वीरों के कार्ड, चार्ट, पोस्टर्स, विज्ञापन, पर्चों, इन सब का इस्तेमाल किया जा सकता है बच्चों के लिए। इसमें कोई ध्यान रखने वाली बात यह है कि कक्षाई प्रक्रिया और उद्देश्यों और बच्चों की ज़रूरतों को देखते हुए शिक्षण सामग्री में बदलाव करते रहना चाहिए।
ज़रूरी नहीं कि एक बार इस्तेमाल कर चुकने के बाद वह सामग्री बेकार हो जाती है। सामग्रियों में अक्सर ये लचीलापन होता है कि एक ही सामग्री का अलग अलग समय में और अलग अलग उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कक्षा को सिर्फ सजाने से बेहतर है कि उसमें बच्चों की आवश्यकता के अनुसार शैक्षिक सामग्री रखी हो, जैसे पढ़ने का कोना। और इस पर एक और कार्यक्रम किया गया है, जब आप उसे देखेंगे तो आप पता चलेगा कि पढ़ने का कोना यानी क्या। यह बिल्कुल आवश्यक नहीं कि कक्षा में इस्तेमाल के लिए महंगी शैक्षिक सामग्री खरीदी जाए। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि आप कुछ पुराने कागज़ जो एक तरफ से सादा हैं, उसको भी आप पोस्टर बनाने में, कविता लिखने में, कहानी लिख करके प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। शैक्षिक सामग्री बच्चों के पहुंच के भीतर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो आप इतने ऊपर लगा दें कि बच्चे उसे पढ़ने में असमर्थ हों। उसे ढंग से लगाना चाहिए ताकि बच्चों का ध्यान उधर जाए। ऐसा नहीं किसी कोने में लगा दिया कि बच्चों का ध्यान उधर नहीं जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी शिक्षक और बच्चे दोनों मिलकर के उठाएं और इस बात की चिंता ना करें कि अगर ये फट जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि ये सामान्य बात है। बच्चे इस्तेमाल करेंगे तो सामग्री फटेगी, लेकिन उसका रख रखाव सीखना ये बेहद ज़रूरी है। मरम्मत कर पाना ये बेहद ज़रूरी है। अब बात आती है शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए शिक्षण सामग्री। शिक्षक शिक्षिका का पठन अनुभव जितना गहरा और विस्तृत होगा, वे अपने बच्चों को उतना ही सशक्त पाठक बना सकेंगे, लेखक बना सकेंगे और साहित्य से जुड़ने में मदद कर सकेंगे। बच्चों की तरह शिक्षक शिक्षिकाओं को भी शिक्षण सामग्री की आवश्यकता होती है। अपने विषय, जहाँ हम भाषा और साहित्य की बात कर रहे हैं, और भाषा शिक्षण की समझ को बेहतर करने और नई अवधारणाओं को सीखने के लिए उन्हें निरंतर पढ़ते रहने की ज़रूरत है। तो उनके लिए क्या संसाधन और सामग्री हो सकती है? ऐसे कई संसाधन हैं। जैसे सबसे पहली बात कि हम जब बच्चों को पाठक और लेखक बनाना चाहते हैं तो क्या हम खुद साहित्य पढ़ते हैं और लिखते हैं? हमने हाल में कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं? यदि हम पाठक नहीं हैं तो हम बच्चों को पाठक नहीं बना सकते। यदि हम नहीं लिखते हैं तो बच्चों को लेखक बनाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए साहित्य, बड़ों के साहित्य, बच्चों के साहित्य, क्योंकि हम बच्चों के पास जब उनके साहित्य लेकर जाते हैं तो हमें उन साहित्य से परिचित होना पड़ेगा। हमें पता होना चाहिए कि बच्चे क्या पढ़ना चाहते हैं, उनकी रुचि किस में, और हम भी क्या पढ़ाने के लिए देना चाहते हैं। तो हमें बच्चों के साहित्य से भी परिचित होना चाहिए। पत्रिकाएं, अखबार, कई वेबसाइट हैं। NCERT द्वारा प्रकाशित भाषा शिक्षण से संबंधित कुछ किताबें हैं, जैसे पढ़ने की समझ। इस किताब में पढ़ना सिखाने से संबंधित अलग अलग आयामों को लिया गया है और समझाया गया है, और इसमें उसके अलावा कुछ लेखों का संकलन भी है। तो आप इसको भी पढ़ करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने शिक्षण विधि को या समझ को, भाषा शिक्षण की समझ को बेहतर करने में। इसी प्रकार एक किताब है लिखने की शुरुआत एक संवाद। यानी जब बच्चा लिखना शुरू करता है, कक्षा 1 में आता है, तो हम किस तरह के लेखन कार्य करवा सकते हैं, कैसे करवा सकते हैं, और उसको लेकर हमारी क्या समझ है, इन सभी चीज़ों की बात करते हुए यह एक किताब है जो आपकी समझ को, शिक्षण की समझ को, भाषा शिक्षण से संबंधित जो समझ है उसको बढ़ाएगा, विस्तार देगा और चीज़ें और गहराई से समझ में आएंगी। इसी प्रकार उनकी एक पत्रिका निकलती है प्राथमिक शिक्षक, जिनमें प्राथमिक शिक्षण से जुड़े हुए कई मुद्दों पर लेख होते हैं। ये भी आपको एक अच्छे विधि, तरीके, पद्धति, प्रक्रियाओं आदि से जोड़ कर रखेगा जो शोध पर आधारित है। एक बात पुनः कि जब तक शिक्षक शिक्षिका पाठक नहीं होंगे, लेखक नहीं होंगे, तो बच्चों को पढ़ने और लिखने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर सकते। एक और सामग्री जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हाल में प्रकाशित हुई है, वो ये है सीखने के प्रतिफल। ये भी NCERT ने हाल में निकाला है, जिससे आपको भाषा के उद्देश्यों को जानने में
और समझने में मदद मिलेगी। इनमें सभी विषयों के बारे में दिया गया है और एक अलग से चैप्टर हिंदी और हिंदी के अलग अलग कक्षाओं के बारे में है, जिसमें क्या उद्देश्य भाषा शिक्षण के होने चाहिए उस पर बात की गई है और भाषा शिक्षण से हम क्या समझते हैं वह बताया गया है। तो इस तरह की किताबें जो शिक्षण की विधि से जुड़ी हों और साहित्य पढ़ना और लिखना, ये शिक्षिका का इनसे जुड़ा रहना बहुत आवश्यक है। और ये सब वो सामग्री और संसाधन हैं जो एक शिक्षक या शिक्षिका को बेहतर शिक्षिका होने में मदद करेंगे और उन्हें सशक्त करेंगे। भाषा शिक्षण से संबंधित कुछ वेबसाइट भी हैं जो आप खोज सकते हैं, जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इससे आपको भाषा शिक्षण से संबंधित प्रभावी तरीकों और शोध पर आधारित समझ की जानकारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।